नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे 23 प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। तो मेरे हिसाब से ये सारे जो प्रिडिक्शंस हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मैं जो मान के चल रहा हूँ, एक वो जो सबसे ज़्यादा लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 80 के कहीं आसपास होगी, वो होनी चाहिए। अदरवाइज़ एक और केस हो सकता है जो 2023 नहीं तो 24 या 25 में होने वाला है कि प्रीलिम्स पेपर 1 की कट ऑफ का कोई मतलब नहीं, 0 नंबर कट ऑफ रहने वाली है। इट वुड बी नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। कुछ चीज़ों की बात करेंगे, क्यों ये 70 नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्यों 60 नहीं जानी चाहिए। जब मैंने ये वीडियो बनाया था कि प्रीलिम्स का रिएक्शन वीडियो, तो मैंने उसमें एक चीज़ कही है, अभी भी उस चीज़ पर मैं कायम हूँ कि अगर आपके 50, 55, 60 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। सिनॉप्सिस पर हम पिछले कुछ सालों से कट ऑफ प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं एंड वो ऑलमोस्ट करेक्ट निकलती है। जैसे पिछले साल 85 to 90 कुछ गैस मारा था तो 88 है। उससे पिछले साल अगर आप देखो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा 21, 22, ये सारी चीज़ें दिखेंगी, राइट। तो क्यों ये चीज़ होती है, ट्रू कैसे निकल जाती है। मैंने एग्ज़ाम दिया था 3 अटैम्प्ट में, 16, 17, 18, एंड वहाँ पर मेरे लिए जो नंबर ऑफ़ ईजी क्वेश्चंस थे वो ये थे, एंड टाइम भी उसके हिसाब से। ये चीज़ मैंने लगभग 45 मिनट में कर लिए थे 64 क्वेश्चन। यहाँ पर लगभग 1 घंटे सवा घंटे कुछ ऐसा टाइम था, 58 मिनट आई थिंक, एंड ये वाला 1.5 आवर्स में। कट ऑफ कितनी है, अगर आप नेट पॉजिटिव क्वेश्चन इसको डिवाइड कर दो, कट ऑफ बाई 2 इक्वल टू दिस होगा ना, इसका डिवाइड बाई 2। 58 क्वेश्चन नेट पॉजिटिव सही करने थे। लास्ट ईयर 44 ठीक करने थे, उससे पिछले साल भी 44 अप्रॉक्स। इजी क्वेश्चन हम कैसे डिसाइड करते हैं, देखो लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। एक वो भी बढ़िया तरीका है कि 0 से 1 या 0 से 10 तक आपने बता दिया कि दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ वेरी टफ, एक्सट्रीमली टफ, दिस इज़ मॉडरेटली टफ, दिस इज़ टफ, दिस इज़ इजी, दिस इज़ स्लाइटली इजी। ये सब चीज़ें मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ। आप मानते हो तो मानते रहो, उसमें बुराई नहीं है कुछ। मेरे लिए इजी क्वेश्चन की डेफिनेशन सिर्फ एक है, 0 या 1 बाइनरी। या तो मैं उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूँ, या फिर उससे मैं नेगेटिव में जाऊंगा अगर अटेम्प्ट करूंगा तो। या तो एक ये केस बनता है, दूसरा केस कि उससे मैं +2 ले आऊँगा। वो मेरे लिए इजी क्वेश्चन है। प्लस इसमें मैं एक दो चीज़ें और रखता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मुझे आता है, ठीक है, उसको मैं इजी क्वेश्चन नहीं मानता हूँ। फिर इसमें मैं NCERT इसके क्वेश्चंस भी नहीं मानता हूँ। करंट अफेयर्स के जो बहुत ही वेग वन लाइनर्स आ गए वो भी नहीं मानता हूँ। हिस्ट्री में जो बहुत ही वेग वन लाइनर्स पूछ लिए वो भी ईजी नहीं है। इकोनॉमी में थोड़े से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उनको भी मैं इजी नहीं मानता, राइट। उस हिसाब से मेरे लिए इस साल इजी क्वेश्चंस 40 हैं। अब पर्सनली मेरे लिए ये नंबर इस साल लगभग 50 है, क्योंकि मैंने पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बनाए हैं सिनॉप्सिस में। आपने देखा होगा मेन सीट गारंटी प्रोग्राम कोर्स। तो जब चारों ऑप्शन इतने सालों के मुझे रिव्यू करने, मुझे उसका करेक्शन करना, सही करना, आप लोगों की गालियाँ खा के उसमें ऑप्शंस भी ठीक कराने, तो वो मेरे लिए ईजी है। बट मैं वो पैरामीटर नहीं मान रहा हूँ। ईजी क्वेश्चन ये हैं। कट ऑफ उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, 80, 81, 79, 82, 83 कुछ ऐसी होनी चाहिए, 80 के आसपास। कट ऑफ का मेरा जो सिंपल एक फार्मूला है जो वर्क करता है, कट ऑफ मैं मानता हूँ नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस जो आप कर पा रहे हो एग्जाम में इजीली सॉल्व। फिर उसमें आप कुछ सिली मिस्टेक्स भी करोगे, फिर कुछ तुक्केबाजी करोगे। तो सिली मिस्टेक्स कहीं ना कहीं तुक्केबाजी से बैलेंस आउट हो जाती हैं। अगर आपने सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर दी तो आप बाहर हो जाओगे, लेकिन कट ऑफ अनचेंज रहने वाली है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। 3 नेगेटिव क्वेश्चन -8 मार्क्स दे के जाते हैं, बहुत बार आपको बता चुका हूँ। जो आपको +2 मिलने वाले थे, इफेक्टिव है ये, +2 मिलने वाले थे, -0.67 हो गए, तो 3 क्वेश्चन में -8। तो जैसे ही आप 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स करते हो चल जाएगा, 4-5 भी करते हो चल जाएगा, लेकिन आप जैसे ही सिली मिस्टेक 6, 7, 8 से ऊपर करने लगते हो, आपके बाहर होने की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फिर इस साल जो एक इशू था, पेपर इज़ एक्सट्रीमली टफ। मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चन भी करना ईजी नहीं है। मैं कुछ बातें बताता हूँ। देखो, एक तो परसेप्शन वाली बात, आप सबको पता है कि पेपर टफ है, देखने में टफ है। परसेप्शन का क्या मतलब है, मैं किस चीज़ को परसेप्शन कह रहा हूँ। जैसे मान लो मैं 2022 का पेपर उठाऊँ या 2021, कोई से भी ईयर का उठा लूँ, जैसे ये इजी है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को उठा के बैठोगे ना, आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन कहीं तो पढ़ा हुआ होगा या उस बुक में होगा, कहीं ना कहीं होगा, आपको पता है, ये देख के हो जाएगा। वो अलग बात है कि आपको आता है नहीं आता है। अभी सपोज़ मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, एंड इसमें ये इसको एक्सप्लेन करता है नहीं करता है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये वाला। आप इसको देख के नहीं बता सकते कि कौन सा ट्रू है।
तो देख के आपको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या कितना पढ़ लूँ, क्या पढ़ लूँ, किस वे में हो पाएगा। सेम वे में वो पेयर वाले क्वेश्चन या ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू ट्रू, ये सब वो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो देखने में तो पेपर टफ है, एंड बिलीव मी ये इजी क्वेश्चन मैं तब कह रहा हूँ जब मैंने खुद पेपर सॉल्व किया एंड 2.5 आवर्स लिए पेपर 1 के लिए। तो एग्ज़ाम में तो ये नंबर कम रहने वाला है। उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 35 होता है। लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ कट ऑफ में 40 ईजी क्वेश्चंस क्यों मार रहा हूँ, उस पर बात करते हैं। लोगों के पेपर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं टाइम में। सिली मिस्टेक्स इस बार घटी हैं, क्यों? क्योंकि आता ही नहीं है, तो उसमें सिली मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं है। ऑनेस्टली ये मेरी खुद की कहानी है, मुझे नहीं आता। मैं दूसरों पर ही खुद पे हंस रहा हूँ, मुझे नहीं आता। मैं सिली मिस्टेक्स क्या करूँ? सिली मिस्टेक्स वो होती है ना, सिली हो, गलती से हो जाए, जो आता था वो आपने गलत कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं इस बार। तुक्केबाजी इस बार फिर भी बड़ी है। एलिमिनेशन का स्कोप कम है लेकिन तुक्केबाजी बड़ी है। ये क्या भला है? तुक्केबाजी का स्कोप थोड़ा बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे ऊपर। मैंने इस बार कुछ क्वेश्चंस जब पेपर सॉल्व कर लिया, फिर मुझे समझ में आया ना कि अब नहीं होगा मेरे से, ठीक है। और ये आप मान के चलना, तब मैं कह रहा हूँ मैं 79 से लेके 22 तक के पेपर्स सॉल्व कर चुका हूँ विद ऑल 4 ऑप्शंस। मल्टीपल टाइम्स उनको रिव्यू कर चुका हूँ, करवा चुका हूँ, करेक्शन करवा चुका हूँ तब। तो मेरे लिए 29 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ एलिमिनेशन दिखा। वो बात अलग है, लॉजिकल या इलॉजिकल दोनों। इससे मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, नेक्स्ट ईयर लूडो की गोटियाँ ज़रूर लेके जाना एग्ज़ाम में, बताता हूँ क्यों। फिर 16 क्वेश्चन करेक्ट बाई चांस करेक्ट हो गए। कैसे? ये क्या कहानी है? मैं इसके लिए आपको ये कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा जो मैंने पेपर सेट डी सॉल्व किया। पेपर मैंने कैसे सॉल्व किए? पेपर 1 है 3 बार सॉल्व किया। डे 1 सेट ए देखा था, उसको देख के तो मेरे होश उड़ गए। एंड कल मैंने सेट डी सॉल्व किया। सी सेट 2 बार सॉल्व किया। पहली बार तो मैं पास हो गया था, एंड सेकंड टाइम कट ऑफ के आसपास हूँ। अलग अलग कोचिंग की जो आंसर किया उसके हिसाब से या तो मैं फेल हूँ या फिर ऑलमोस्ट फेल हूँ। और ये तब है जब मेरी मैथ्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग, LR, ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब ये हाल है। ये सिर्फ मेरा नहीं, जिन लोगों के 170, 158, 160, 140, 130 ये मार्क्स आते रहे सी सेट में, वो भी बिल्कुल मार्जिन पे आए हैं। एटलीस्ट एक चीज़ तो ट्रू है कि स्कोप 67 मार्क्स सी सेट में कट ऑफ है। स्कोप ऑफ मिस्टेक बहुत कम है। ऑल्दो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, जिन्होंने 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर करे हैं वो कर लेंगे, लेकिन फिर भी 80, 85 ये जो जोन होता था ना कि 67 से 167, 100, 120 नंबर का जोन, वो घट के शायद 20, 25, 30 नंबर का रह गया। तो अब जो मैं कह रहा हूँ, एक तो यहाँ पर सेट का इम्पैक्ट आने वाला है, जो अभी तक यूपीएससी में नहीं दिखता था, वो इम्पैक्ट आने वाला है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने सेट ए सॉल्व किया, ट्राई किया, सॉल्व किया, इनफैक्ट ट्राई क्या किया, पूरा सॉल्व ही किया, तो मेरे लिए पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा लगे। सेट डी मैंने कल सॉल्व किया और कल बैठ के मॉर्निंग शिफ्ट में वैसे ही दिया। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 1 एंड सेकंड शिफ्ट में सी सेट। ये आप देख रहे हो, ये वाले मार्क्स, एलिमिनेशन बाई चांस, एलिमिनेशन, ये आप देख लेना, सेट डी के क्वेश्चन हैं, आप करके देखना, ये आपको दिख जाएंगे। ये आप काउंट करना, टोटल 16 है। यहाँ पर ये यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसे दिख रहे हैं, एंड यहाँ पर एक ये बाई चांस वाला है, यहाँ कोई नहीं है, एंड यहाँ, ठीक है। एलिमिनेशन कितने में लग रहा है? अगर मैं आंख बंद करके एलिमिनेशन लगाऊँ ना कि कैन बी ट्रू ये वाला एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ गलत होती है तो, या फिर नॉर्मल डेटा इज़ रॉन्ग, ये सारी चीज़ें लग रही हैं बहुत से क्वेश्चंस में। ये रहे, आप देख लो, ये जो रेड या पिंक जो भी है, जो भी आप कहते हो, वो जैसे इसमें डेटा इज़ रॉन्ग मैंने आंख बंद करके मार दिया। मुझे नहीं आता फ्लैग वाला क्वेश्चन ऑनेस्टली, तो इसीलिए मैंने इसे 0 या 5 में दोनों में रखा है, ठीक है। ये वही है, 0 मेरे लिए हो गया, यूक्रेन बॉर्डर मेरे लिए हो गया। हालांकि टफ क्वेश्चन है, फिर भी मेरे ख्याल से लोग करके गए होंगे, तो सिलेक्ट होने वाले लोग तो कर लेंगे। ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन मेरे लिए इजी था, हो सकता है आपके लिए ना हो, तभी मैंने नंबर ऑफ जो इजी है ना अपने से कम किया। मेरे लिए 50-55 है, रियल में एग्ज़ाम में वो 40 या 35 होते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़। जैसे पी और एस वेव, अलग अलग बातें, बहुत लोग नहीं पढ़ते इस टॉपिक को सीरियसली, तो अगर मैं एस्पिरेंट होता तो इसको 5 में रखता, ठीक। लेकिन थर्मल पावर प्लांट हो गया, कार्बन कैप्चर, ये वाला जो जीनोमिक्स वाला है, या माइक्रो कुछ ऐसा था वो क्वेश्चन, आर्कियोलॉजी वाला क्वेश्चन, ये सब तुक्केबाजी अगर मैं आंख बंद करके करते जाऊँ ना तो ये ठीक होते जाएंगे। माइग्रेशन वाला बाई चांस ठीक। और बाई चांस वाली कहानी क्या है, ये मैं क्या करूँ, ये देख लेना आप, ये मैंने अपलोड भी किया, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेना आप, खुद करके देखना एंड कंपेयर करना, अदरवाइज आपका होगी कि ये आप क्या करो। मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स के बहुत फेवर में नहीं होता हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन का स्कोप है इस पेपर में। क्यों?
अगर मैं लूडो खेलूँ तो, अगर मैं इलॉजिकल एलिमिनेशन पे उतारा हूँ कि मेरा पेपर नहीं हो रहा है, अब मुझे ऐसे या जैसे कैसे भी करना है, लक पे उतारा हूँ। क्या किया मैंने, बाई चांस कैसे करेक्ट हुए, जैसे मैं बताऊँ कि 1 2 3 ये दिए हैं और ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। ए कहता है कि ओनली 1, यहाँ पर कहता है ओनली 2, ऑल 3 एंड यहाँ नन, इसने कहा है। कई क्वेश्चंस ऐसे थे कि मेरे हिसाब से 1 गलत था, 2 एंड 3 सही थे। मैंने कह दिया कि B ट्रू है। बट रियल में क्या था कि हो सकता है वहाँ पे 3 गलत हो, 1 एंड 2 सही हो। तो यहाँ बेसिकली एस्पिरेंट्स नहीं फेल हो रहे हैं, यहाँ UPSC अपने इस मायाजाल में खुद फंस रही है। UPSC खुद फेल हुई है यहाँ पर। और ऐसा एक दो जगह नहीं, मेरे साथ पर्सनली 16 क्वेश्चंस में हुआ है इट इज़ करेक्ट बाई चांस एंड विद टाइम मेरा ये था कि ठीक है कर लो, एक वो कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ ठीक है हो ही जाएगा, ये नहीं तो ये कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कुछ गलत हो जाएंगे उसमें से, वो अलग बात है, ऐसा नहीं कि सब ठीक होंगे, लेकिन ये चीज़ इतने हैं करेक्ट बाई चांस। फिर ये 29 स्कोप ऑफ एलिमिनेशन कहाँ दिखा मुझे। एलिमिनेशन में ना एक ट्रिक आपको बहुत सिखाई जाती है, शायद मैंने भी सिखाई होगी, ये 1 2 3 4 ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होंगे नहीं, लीस्ट करेक्ट होंगे नहीं, वो 4 पेयर वाला जो बताया ना कि 2 एलिमिनेट कर दो, कोई 2 गलत मैच किए होंगे। मैंने क्या किया कि आंख बंद करके 3 में से 2, जिनमें 3 स्टेटमेंट थे, वहाँ से कहा ईदर 2 आर ट्रू और 1 इज़ ट्रू, जो मेरा मन किया वो मैंने मार दिया। और जहाँ पे 4 स्टेटमेंट थे, मैंने आंख बंद करके इवन कि 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कहीं कहीं मुझे लगा कि हाँ ये और लॉजिक लग सकता है, तो उससे थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया। इस वे में 29 क्वेश्चन स्कोप ऑफ एलिमिनेशन दिखा, प्लस जेन्युइनली बहुत से क्वेश्चंस में स्कोप ऑफ एलिमिनेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वहाँ सम वाली बात है। यहाँ आप देख लेना, इन क्वेश्चंस को आप देखना, यहाँ आपको दिखेगा एलिमिनेशन क्या। बाई चांस वाले अलग हैं, लेकिन जहाँ रियल में है, जैसे ये सम ये लिखा हुआ है तो है, यहाँ पे लगा लोगे। स्क्वायरल थोड़ा सोचो कर लोगे, सम माइक्रो न्यूट्रिएंट ये वाला है कर लोगे। लाइन टेल ये मेरा बाई चांस ठीक हुआ। मैंने क्या किया था, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइन टेल को मैंने सोचा ये गलत है, लेकिन बाई चांस ये सही है, बट दूसरा सही था, सांबर सही था, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। UNOP यानी कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाया, हो गया। ग्राउंड वाटर वाले में एलिमिनेशन लग रहा है, पता नहीं कितनों में लग रहा है। ये रिवर वाला मैंने गलत कर दिया, वो मेरा बाई चांस एलिमिनेशन से ठीक हो गया पेयर। तो कहानी ये है। तो उस हिसाब से कि जो कट ऑफ यहाँ पर 70 नंबर चली जाती, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ ये हरकत मैंने नहीं की है, बाई चांस वाली बात सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई। मैं कम से कम ना पिछले 3 दिनों में 100+ स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ, और लोगों से ढंग से बात की है, जिन्होंने बात की है मुझसे उन्हें पता है। ठीक है, कई लोगों के साथ सेम कहानी है, लोगों के साथ ये बाई चांस ही हो गया, उन्हें नहीं पता। अब एग्ज़ाम में क्योंकि तुक्केबाजी तो हुई है, क्योंकि अटेम्प्टेबल तो पेपर है नहीं, राइट। तो जब आप इस चीज़ पे उतर आते हो, सभी उतर आए, तो ये जो बाई चांस वाली चीज़ है ना, ये सबके साथ होगी। और इसमें किसी के 16 क्वेश्चंस हो जाएंगे बाई चांस करेक्ट, किसी के हो सकता 8 हो जाए बाई चांस करेक्ट, किसी के 6 हो जाए, मतलब ये +10 to 15 या 12-15 नंबर का एज दे जाएगा। तो जो यहाँ लॉस होने वाला था ना कि 30-35 ईजी क्वेश्चन है, वो ले दे के आपका कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं डालेंगे 80, राइट। ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हो जाऊं, बट मेरी जो गट फीलिंग है वो ये कहती है कि इस चीज़ में मैं गलत नहीं होऊंगा। अगर आपने भी ये चीज़ की है, आपके साथ ये चीज़ हुई है, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर जब एंड में पेपर नहीं हो रहा था, मैंने उठाया, जो मैंने ये बताया कि इसमें से कुछ भी आंख बंद करके बंद तुक्केबाजी कर दी कि एलिमिनेशन बिल्कुल ही, और वो चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो गए। तो इस पेपर में ऐसा नहीं है कि लोग 100+ स्कोर नहीं करेंगे, करेंगे। एक जो इन्वर्टेड यू कर्व डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, सपोज फाइनल सिलेक्शन फाइनल कट ऑफ ये है, तो कुछ लोग होंगे जो इस रेंज में रहेंगे। सपोज ये 120 है, तो हो सकता है लोग 100-110 पे रहें, हो सकता कोई 130 भी चला जाए। जब आंख बंद करके तुक्केबाजी करनी है तो ठीक है कर दो, लेकिन मैक्सिमम जनता इस जोन में है और कुछ जनता इस जोन में। ठीक है, कट ऑफ हमेशा कहाँ दिखती है, इन्वर्टेड यू कर्व का, पॉपुलेशन कर्व का, ये बिल्कुल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। यहाँ इसके आसपास जो लोग रहेंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 0.33 से इधर रह गए, वो निपट जाएंगे, पास नहीं होंगे, जो इधर रह गए वो हो जाएंगे। अब दूसरा फैक्टर बताता हूँ, जो मैंने कहा कि कट ऑफ 0 या नॉट एप्लीकेबल होगी, ये कैसी होगी। UPSC को लेकर शार्क टैंक के मेरे लास्ट ईयर के जो मीम मैंने एडिट किए थे, इस बार भी वही चीज़ है कि अगर ये बंदा होता तो ये कहता तुम कमाल के बंदे हो। इस बार तो शार्क टैंक चला नहीं, तो इस बार तो मीम बनाने का मतलब नहीं। और फिर मेरे इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ क्यों है, क्योंकि मैं खुद को यहाँ रख के देखता हूँ एज एन एस्पिरेंट।
मैंने सी सेट का पेपर 2 बार किया और लोग कहते हैं ना कि एग्ज़ाम मोड में करना ऐसा और वैसा, मैं दूसरी बार फेल हो गया या ऑलमोस्ट फेल। मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 75 तक मार्क्स मेरे आ रहे होंगे, या हो सकता है 75 से 80 कुछ होंगे, बट किसी आंसर की से वो हो सकता है 70 हो, किसी से वो 80 हो, किसी से 65 भी हो सकते हैं, या हो सकता है यूपीएससी के अकॉर्डिंग वो 50 ही रह जाए। मेरी मैथ्स बिलीव मी बहुत अच्छी है, और अगर आप मेरा जॉब प्रोफाइल देखो, यहाँ बैठ के रिसर्च पेपर, न्यूक्लियर सबमरीन्स पे काम करना, फ्यूल साइकिल पे काम करना, ये सब चीज़ें ईजी नहीं है। 3 स्टेज प्रोग्राम में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिकल गेसिंग, ये सब चीज़ें स्ट्रांग होंगी। बहुत बढ़िया बढ़िया बंदों के मार्क्स नहीं आ रहे, तो अगर ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है तो बहुत लोगों के साथ होगी। तो हिंदी मीडियम एक तो प्रॉब्लम में आएगा, आर्ट साइड प्रॉब्लम में आएगा, तो बहुत हाई चांसेस है। मुझे नहीं पता, आप एक चीज़ बताओ, कमेंट करना और सोचना। मान लेते हैं कि 15,000 लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, इतने लोग सेलेक्ट होने हैं, उसमें सिलेक्शन में 2 क्राइटेरिया है। एक बंदा जो ये है ना, 2 चीज़ें उसे क्वालिफाई करनी है, एक ये है और एक ये है। ये है 67 मार्क्स सी सेट, ये तो क्वालिफाई करना ही करना है। दूसरा जो भी कट ऑफ यहाँ जाए, 80 जाए, 60 जाए, 70 जाए, वो क्वालिफाई करना है। सपोज 80 मार्क्स ला रहे हैं लोग, लेकिन सी सेट लाने वाले ही 15,000 वैकेंसी सपोज निकलती हैं, 15,000 लोग क्वालिफाई करते हैं, सी सेट में मार्क्स लाने वाले ही 12,000 रहे, तो फिर तो ये कहानी हो जाएगी, जो सी सेट में इस पार है वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, वो निकल जाएगा, उसकी कट ऑफ निकलनी चाहिए। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीएस में 100, 80, 90, 95, 100 प्लस भी आ रहे हैं सी सेट में, वो लोग प्रॉब्लम्स में हैं। तो ये एक फेयर चीज़ तो नहीं है। ये वही कहानी है जो 2013, 14, 15 में, 15 तो नहीं, आई थिंक 13 के आसपास दिखी थी, जब हिंदी माध्यम ने रिपोर्ट करना शुरू किया था। एंड मुखर्जी नगर की बहुत फेमस कोचिंग है, वहाँ के डायरेक्टर, उन्होंने उसे लीड भी किया था। आर्ट साइड वालों के लिए भी दिक्कत है, हिंदी मीडियम के लिए भी दिक्कत है, इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत हो ही रही है, तो बाकी आप समझो। तो अगर मैथमेटिक्स 10th क्लास का लेवल तो नहीं है, डेफिनेटली ये लेवल क्या है, डेफिनेटली मच मोर डिफ़िकल्ट। अगर आप प्रीवियस ईयर करके जा रहे हो तो भी आपके पास गलतियों का स्कोप बहुत कम है, ये एक दिक्कत आने वाली है अगर ऐसा। और ये तब है, मैं फेल कब हुआ, सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम फेल हो जाता ना, सेकंड टाइम पास हो जाता, मैं एक बार को मान लेता कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम मोड और नॉन एग्ज़ाम मोड की बात अलग है। पेपर 1 मैंने सॉल्व किया, सेट ए मेरे लिए डिप्रेसिंग था, मुझे 25-30 क्वेश्चन में पहले शायद ही कुछ आता हो। सेट डी आपने देख लिया, ये सेट डी के मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट दिए, ऑलमोस्ट हो रहे थे क्वेश्चन। अगर मेरा सेट डी होता तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता, सेट ए होता तो शायद प्रेशर में नहीं कर पाता, प्लस टाइम ज़्यादा लगा। अब थोड़ा और चीज़ों पर आते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल, इस पर मैं क्या ही बात करूँ, टफ़ है। क्यों? क्योंकि टफ़ मेंटल टेस्टिंग है, परसेप्शन बहुत मैटर करता है। मेंटल मैप एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी में, ऑप्शनल में, मैं आपको बताता हूँ। इस मेंटल मैप को लेके चलना। बिहेवियरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब ये है कि इंसान इन्वायरमेंट की एक इमेज बनाता है, या आप जहाँ रहते हो किसी के बारे में, आपकी मेरे बारे में एक इमेज होगी, उसके साथ आप सोचते हो, आप कहते होगे कि इसका कट ऑफ प्रेडिक्शन बढ़िया है, तो ठीक है आपने देख लिया, आप कहोगे ये इस चीज़ का, इस बंदे का ये चीज़ ख़राब है, आप नहीं देखोगे। तो मेंटल मैप होता है। हम क्या है, इन्वायरमेंट या नेचर, उससे एक इमेज लेते हैं, उस इमेज के ऊपर, या इमेज या मेंटल मैप कहते हैं, उसके बेस पे हम एक्शन लेते हैं, एक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बिहेवियरलिज्म। और ये बिहेवियरलिज्म ही परसेप्शन से जुड़ा हुआ है। अब परसेप्शन अगर पेपर का टफ़ है तो वो मुश्किल चीज़ है, और बहुत लोगों ने इस होप में कि मतलब अब नहीं हो रहा है, पेपर छोड़ दिया। मेरा खुद का पेपर 2-2.25 घंटे में हुआ है, मतलब 2.5 घंटे में हुआ है एक बार, और एक बार 2.25 घंटे के आसपास। तो एग्ज़ाम में मैं करता, शायद मेरा पेपर सॉल्व नहीं होता। राउंड 2 की तो नौबत ही नहीं आई इसमें, अगर मैं ढंग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या है, डिफ़िकल्ट पेपर विद टफ मेंटल टेस्टिंग। वेगनेस लेवल थोड़ी सी और रिड्यूस हुई है, बट एक चीज़ ज़रूर है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर स्टिल फ्रॉम प्रीवियस ईयर। कोर का ही 1970s का क्वेश्चन है, एक वो बुक्स वाले जो क्वेश्चन है 80s 90s में 98 में पूछा हुआ है, 80s के क्वेश्चन, 90s के क्वेश्चन। मैंने बोला था 40 साल के पेपर करो, अभी भी यही कह रहा हूँ कि करो। टेस्ट सीरीज़ को जिंदाबाद मत करना, चाहे वो कोई सी हो, सिनॉप्सिस में भी नहीं। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन तो रिड्यूस होंगे, डायरेक्टली आएगा। लेकिन आप ये सोचो, इस बारे में सोचना और बताओ कि क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं कि 1 पेयर 2 पेयर में जो बाई चांस ठीक हो रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ सीरियस लोग तो एलिमिनेट हो रहे हैं, इस बार बहुत ही इलॉजिकल लोग सेलेक्ट होने वाले हैं।
अगले साल आप टॉपर स्टॉक देखना, लोग अलग ही कहानियाँ बताएंगे। मेन फैक्टर हो सकता है, मैं ऑलरेडी इसमें बात कर चुका हूँ, कट ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल से फ़र्क पड़ता है, वैकेंसीज़ के थोड़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन आप समझो कितने इतने पे ही बहुत सारे लोग लटके होंगे, तो उसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, हार्डली 1 नंबर 1.5 नंबर। टफ़ ऑप्शंस हैं, ये तो खैर इस बार के मेन हाईलाइट रही है। सी सेट फैक्टर तो मैं इतना बता चुका हूँ कि हो सकता है कि कट ऑफ पेपर 1 रिलेवेंट ही ना रह जाए। कई बार आपने देखा होगा ना, आईआईटी एग्ज़ाम में 0 नंबर कट ऑफ चली जाती है कुछ कैटेगरीज़ के लिए किसी सब्जेक्ट की। क्यों? क्योंकि बस वही चीज़ है, वही लॉजिक से यहाँ भी जा सकती है, और यूपीएससी कहीं ना कहीं ट्राई तो वही कर रहा है। कोई ना कोई पक्का कोई एक फालतू सा आदमी ज़रूर बैठा है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मतलब ऐसा पेपर बनाओ, ऐसा पेपर बनाओ कि कोई पास ना हो। नेगेटिव क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो गेम ओवर हो जाएगा। अभी भी कहानी वही है। एक चीज़ जो है मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अटेम्प्टेबिलिटी इन जनरल और अटेम्प्टेबिलिटी इन एग्ज़ाम मोड बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन इस बार अटेम्प्टेबिलिटी इन जनरल भी ईजी नहीं है। मैंने जो पेपर सॉल्व किया था दूसरी तीसरी बार तब तक कोई आंसर की वगैरह नहीं देखी, एंड में ही मिलाई है, मतलब सॉल्यूशन नहीं पड़े कहीं से। रेलेवेंस ऑफ स्टैंडर्ड बुक एंड स्टडी मटेरियल हमेशा थी, हमेशा रहेगी। मैं यही कहूँगा, देखो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस नहीं ला सकते, चीज़ें रिवाइज़ करो। कोर पेरिफेरी की जो मैं बात करता हूँ ना, ये आपका कोर है, इसको स्ट्रॉन्ग करो। कोर क्या है? 5 से 6 बुक है। साइंस टेक की बुक सिनॉप्सिस के जो फ्री रिसोर्सेज सेक्शन है वहाँ से फ्री डाउनलोड कर लेना, उससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी। लोगों ने वही कॉपी कर करके अपने कोर्सेज बना लिए, वही मार्केट में बेच रहे हैं, बट वो ओरिजिनल बुक है। और वो क्यों ओरिजिनल होनी चाहिए? क्योंकि वो लिखी गई है, यहाँ के लोगों ने लिखी है, मोस्टली मैंने लिखी है और 2-4 लोगों से, और यहीं से कुछ अपने इनपुट लिए, तो बाकी तो उसमें आप समझ सकते हो। ठीक। अप्लाइड क्वेश्चन कई बार जो एग्ज़ाम के बाद इजी दिखते हैं, ये चीज़ें भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाली हैं, क्योंकि ये बात है यूपीएससी को एक काम करना था, वो इस बार कर गए, लेकिन उसमें एक चीज़ भूल गए कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ दिक्कत हो सकती है। नेगेटिव क्वेश्चन के लिए टेबल में बार बार दिखा चुका हूँ, फिर से अगर आपको दिखाना हो तो कोई से 2 हम कंपेयर कर लेते हैं, ये कंपेयर कर लेते हैं, बहुत बार इन्हीं को मैं कंपेयर कर जाता हूँ, ये कंपेयर कर लेते हैं। आप मार्क्स देखो और यहाँ देखो सिली मिस्टेक्स, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 1 है, 9 सिली मिस्टेक्स, नंबर में डिफरेंस देख लो। ठीक है, यहाँ आप देख लो, इसको पॉज करके थोड़ा एनालाइज कर लेना। अब इशू ये है कि आप मार्क्स कैलकुलेट कैसे करोगे? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आंसर की देते हैं, हम भी दे रहे हैं, तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं, आंसर में वेरिएशंस होंगे, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन भी होंगे। फिर भी आप सिनॉप्सिस से क्वालिफाई हो जाओ या विजन से क्वालिफाई हो जाओ या इनसाइट से हो जाओ, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप यूपीएससी के फाइनल आंसर की से मैच अपना आंसर नहीं करा लेते, तब तक तो आप क्वालिफाई होगे नहीं। पिछले साल की प्रीलिम्स की तो अभी आंसर की शायद आई भी नहीं है। तो आप अपने मार्क्स तो रियल वे में ऐसे एसेस नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग क्या करते थे बताए, तो जहाँ भी सपोज सिनॉप्सिस ने बी दिया है, किसी और कोचिंग ने सी दिया है, किसी और ने डी दिया है, या कुछ भी ऐसा वेरिएशन है, उसको आप थोड़ा अपने लिए मान लो कि मेरा गलत है, ठीक है, उसको गलत मान के चलो, उस क्वेश्चन को छोड़ के अब आप थोड़े से मार्क्स कैलकुलेट करो जहाँ भी आपको दिखे ना डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि वो फिर जब 2 कोचिंग्स में ही वेरिएशंस हैं तो किसी ना किसी का गलत हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ आप ये मान के चलना कट ऑफ में भी इंक्लूड नहीं होगी। जब भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें मार्केट डिवाइड हो जाता है, स्टूडेंट्स भी डिवाइडेड हो जाते हैं, अल्टीमेटली कट ऑफ ही डिक्रीज़ होती है। ये बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अपने मार्क्स जोड़ने के लिए डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस को मान लो कि ये मेरा गलत है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो, बाकी उसके हिसाब से देख लो क्या तैयारी हो रही है। लेकिन इस बार मेरा यही कहना है कि आप मेंस की प्रिपेयर करो। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो सी सेट, देखते हैं क्या रोल रहता है। इसी साल से ये कहानी आने वाली है, 0 नंबर या नॉट एप्लीकेबल कट ऑफ, या 1-2 साल में दिखती है। काफ़ी प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों में। और हिंदी मीडियम इस बार जैसे तैसे ले दे के रिजल्ट 50+ पहुंचा था, चाहे वो वैकेंसी बढ़ी हो या कुछ भी हुआ हो, फिर से वही सेम कहानी अब आ गई। तो ये हमेशा दिक्कत वाली बात होने वाली है। एग्ज़ाम में मेंटली जो लोग स्ट्रॉन्ग थे इस बार, वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो रहे हैं। बहुत लोगों से मेरी बात हुई है जिन्होंने प्रीवियस ईयर किए थे और ठीक से किए थे, उनकी एलिमिनेशन टेक्निक्स भी काम कर रही हैं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर नहीं किया और आंख बंद करके 2-4 दिन या 10 दिन किसी के क्रैश कोर्स देख लिए, प्रीवियस ईयर कोर्स देख लिए, चाहे सिनॉप्सिस का एमएसजीपी आपने देखा हो, उससे नहीं होने वाला है। कम से कम 5-7 साल के तो पेपर सॉल्व करके जाते हैं, तब तो आपको समझ में आएगा कि एलिमिनेशन होता क्या है। अभी मैं कर दूं आपके लिए एलिमिनेशन, क्या कर लोगे उसका, राइट? तो मेरा ये कहना है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो। एटलीस्ट आप जो 20-22 दिन का टाइम है वो वेस्ट नहीं करोगे। देखो 2 केस हो सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ 2 ही चीज़ होगी, या तो पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे, और क्या होगे। अगर लास्ट अटैम्प्ट है तो फिर ठीक है, कुछ और देखो, लेकिन लास्ट अटैम्प्ट नहीं है और आपको एग्ज़ाम देना है। तो एक चीज़ है,
अगर आप पास हो गए तो एक एक्स्ट्रा मंथ है मेंस के लिए, 20-25 दिन है, आप प्रीलिम्स ये एनालिसिस वगैरह देखना छोड़ दो। यूट्यूब पे ना मैंने बहुत वीडियोस देख लिए लोगों के कट ऑफ एनालिसिस, लोगों के अलग अलग व्यूज़ है। कोई कह रहा है इजी टू मॉडरेट है, कोई कह रहा है टफ है, कोई कह रहा है टफेस्ट है, कोई एग्जामिनर को गाली दिए पड़ा है। मत करो ये सब चीज़ें, जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, हमेशा जो आपके कंट्रोल में नहीं है वहाँ क्या कर सकते हो, वहाँ आप खुद को सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। इस बार वही लोग निकलेंगे, और अदरवाइज जो बिल्कुल जिन्होंने आंख बंद करके तुक्केबाजी की होगी बट सी सेट स्ट्रॉन्ग होगा, वो निकलने वाले हैं। और अगर आप फेल हो गए तो फिर एटलीस्ट आप अगले प्रीलिम्स के लिए थोड़ा एक्सेलरेशन मोड में जाओगे। 20-25 दिन का टाइम मिलेगा, टाइम वेस्ट मत करना है 2-3 महीने का या अगला कुछ भी, ठीक है। एक और चीज़ हो सकती है बट उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता कि सी सेट की कट ऑफ क्या यूपीएससी घटा देगा। अगर मान लो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, मान लो 12,000 लोगों का ही हो रहा है, तो क्या यूपीएससी यहाँ करेगा? आई डोंट थिंक सो। या फिर सिलेक्शंस कम करेगा प्री में, 15,000 होने थे वो 12,000 ही करेगा। मेरे ख्याल से अगर सी सेट लोगों का नहीं निकला तो हो सकता है ये काम कर दे, और डिपेंड करता है कितने लोग हैं। कुछ लोगों ने ये भी बात की कि एग्ज़ाम कैंसिल करा लो, इन सब चीज़ों में मत पढ़ना, छोड़ दो, ठीक है। तो प्रीलिम्स 24 के लिए क्या करना चाहिए, मैं देखो अभी भी वही चीज़ कहूँगा, बेसिक बुक्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर पढ़ो। पिछले साल अगर 6 क्वेश्चन उन्होंने 1 पेयर पूछ के इस बार रेल कर दी, अगले साल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रहा है किसी टाइप का, वो कभी नहीं पूछेगा। जो स्टेटमेंट 1-2 वाले हैं, ये एजर्सन रीजनिंग वाले 90s के क्वेश्चन से कितने तो हमने पढ़े हैं प्रीवियस ईयर में, वही पूछ लिया। और वो तो अगेन वो भी भंड तुक्के वाई से सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि ABCD 4 ऑप्शन है, पहला कहता है कि दोनों ट्रू है एंड पहला दूसरे को एक्सप्लेन करता है, ये कहता है दोनों ट्रू है, पहला दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता, ये कहता है एक सही है दूसरा गलत है, ये कहता है पहला गलत है दूसरा सही है। मुझे अगर पता चल गया कि एक गलत है तो मेरा आंसर आ गया, और अगर मुझे पता चल गया कि दोनों क्वेश्चन अनरिलेटेड है, दोनों ऑप्शन अनरिलेटेड है, तो B आंसर हो गया, और रिलेटेड है तो A मार दूंगा। तो वो भी इजी से क्वेश्चंस हैं अगर आपने थोड़े भी प्रीवियस ईयर किया, थोड़े भी किया। अब आप एग्ज़ाम में पहली बार या दूसरी बार ये स्टेटमेंट वाली चीज़ें कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मुझे लगता है एग्ज़ाम में इतने ही क्वेश्चन दे दिए थे स्टेटमेंट 1-2 वाले एंड ये पेयर वाले कि स्टूडेंट्स उसी में कंफर्टेबल हो गए होंगे। तो कोई सब्जेक्ट आपको इग्नोर नहीं करना है। इस साल मॉडर्न से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, 2016 में ना पॉलिटी से 6 क्वेश्चन पूछे थे, अगले साल भर दिए। तो 2 साल से अगर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आ रही तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ चुके हो तो ठीक है, कोई नए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने, एक इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स एनफ है। एंड एक चीज़ पर आपको आना पड़ेगा, PT 360 सिनॉप्सिस का 5 साल के जो करंट अफेयर्स है। अभी उसका प्राइस 1099 है, मैं उसको बुक्स ओनली करके 99 या 100 रुपये में कुछ दिन में लॉन्च करने वाला हूँ, पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों के करंट अफेयर से बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। फिर इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, ये ई बुक फॉर्मेट में रहेगा, बस सफिशिएंट है, पढ़ लेना। 5 साल का करंट अफेयर्स बहुत शॉर्ट में दिया है। इस साल के करंट अफेयर्स में सिनॉप्टिक चीज़ में तो हम थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कर पाए जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं, बट कवरेज वाइज तो है। जो चीज़ बाकियों से आई होगी हमसे भी आई होंगी, क्योंकि कंपेयर करके ही किया था हमने दूसरी कोचिंग्स को। टेस्ट सीरीज़ में प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर पेपर की टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हो, और मेरे हिसाब से अगर आपका टाइम है कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर करो, और अगर 40 साल के कर पाओ तो वेल एंड गुड। जहाँ 2-2 नंबर की कट ऑफ की मार होती है ना, वहाँ अगर आपको कोर का या पोर्ट वाला क्वेश्चन 92 से मिलता है, या कोई बुक वाला क्वेश्चन 98 से मिलता है, या कोई क्वेश्चन आपको 83 से मिल जाता है, या 79 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोई ये क्वेश्चन था देवराय वाला, शायद वही है, 79 के क्वेश्चन में एक्सप्लेंड है, तो फिर डेफिनेटली आपको 40 साल के क्वेश्चन करने चाहिए। खुद करना है, खुद कर लो। MSGP का कोर्स सिनॉप्सिस से लेके करना है, वो कर लो। 599 की ई बुक है, कुछ ऐसी है। आई एम नॉट टेलिंग कि ये आप करो, खरीदो, ये खरीदो, कुछ नहीं, आपकी मर्जी। अगर आपने कहीं और से कर लिया तो बिल्कुल मत करना। 20-20 50-50 सीरीज़ के टॉपिक लिस्ट ज़रूर फॉलो कर लेना, उन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सी सेट में भी MSGP कोर्स बेसिकली क्या है, 10 साल के जो सी सेट है 2011 से कर जाओ, कोई भी सोर्स लेके, ठीक है। सो मेरे हिसाब से इस लेक्चर में मैं इतना ही कहूँगा, अब पढ़ना शुरू करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।